राघव विशेष प्रतीकों से चयनित शराब के जग पर जग निकालते हुए सौरभ अचंभित रह गया। वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों द्वारा बनाई गई हर शराब उनके जीवन और अनुभव का प्रतिनिधित्व करती थी। उनमें से हर एक में एक अलग दायरा और समझ समाई हुई थी और उनके स्वाद का हर पहलू गहनताओं से भरा हुआ था। इसलिए उन्हें पीना महज शराब पीना नहीं था, यह हेवनली दाउस के साथ बातचीत करने का एक तरीका था। अब सौरभ और राघव के सामने दर्जनों छोटे शराब के जग रखे हुए थे। वे दोनों सावधानी से उनका आनंद ले रहे थे और शराब के भीतर की अंतर्दृष्टि पर चर्चा करने लगे। सौरभ अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। एक दर्शक के दृष्टिकोण से किसी और के जीवन का नमूना लेना और समझना उसे हेवनली दाउस के करीब लाने की अनुमति देता था। फू, ये कैसी शराब है? ये इतनी गर्म और तेज कैसे हो सकती है? जब उसने आखिरी शराब चखी तो सौरभ ने लगभग इसे थूक दिया। उसने जल्दबाजी में अपना मुंह ढक लिया, सदमे से भर गया। शराब उसके गले से नीचे बहते लावा की तरह थी। एक भयानक ऊर्जा उसके भीतर फैल गई, जिससे उसे लगा कि वह जलने वाला है। इसे ठीक से चखो, राघव हंस पड़ा। उस समय वो भी ऐसा ही था। लगभग एक भयंकर दिखने वाले साथी को उस पर हंसने का कारण बन रहा था। सौरभ किसी तरह इसे निगलने में कामयाब रहा। जब शराब उसके पेट तक पहुंची तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे लाखों छोटी तलवारें उसके शरीर में चुभ रही हैं। लेकिन बहुत जल्दी शराब की ऊर्जा उसकी मेरिडियंस में बिखर गई। जब यह उसकी मेरिडियंस के छोर तक पहुंची तो उसके अंदर दर्द का एक और विस्फोट हुआ। उसे लगा कि उसकी मेरिडियंस फट जाएंगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक धावक ने अपने रास्ते में एक पहाड़ को अवरुद्ध देखा और उसके बीच से सीधे दौड़ने का फैसला किया। लेकिन परिणाम स्वरूप पहाड़ ढहा नहीं और ऊर्जा और भी ज्यादा तेज उछली। पहले ऊर्जा छलक गई थी और उसके शरीर में फैल गई थी, और अब ये एक बार फिर इकट्ठा हो रही थी। ठीक नहीं, सौरभ का भाव बदल गया। शराब की ऊर्जा पागलपन की तरह उसके डायरेक्शन की ओर टकरा रही थी। उसकी आभा नियंत्रण से बाहर विस्फोट कर रही थी। अगर उसने उस ऊर्जा को विस्फोट करने की अनुमति दी तो उसका निवास उड़ा दिया जाएगा। सौभाग्य से सौरभ की एक शक्तिशाली कल्टीवेशन बेस थी और उसने जबरन अपनी आभा को रोका। लेकिन उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें आई, जैसे कि उसके भीतर ज्वालामुखी फट रहे हों। यह धीरे धीरे रुकने से पहले कई सांसों तक चला। सौरभ सदमे से भर गया। कितनी भयानक ऊर्जा, कितनी महान समझ और कितनी दबंग इच्छा शक्ति कि हे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। सौरभ, मैंने लगभग खुद को शर्मिंदा कर दिया था। उस भयंकर दिखने वाले मोटे व्यक्ति में वास्तव में कुछ कौशल है। राघव ने सिर हिलाया। ये शराब कसाई ने बनाई थी। एक भयंकर दिखने वाला मोटा व्यक्ति? क्या तुम फियर्स यान बुचर देवदत्त की बात कर रहे हो? सौरभ हैरानी से चिल्लाया। मुझे नहीं पता। उसने मुझे उसे रघु बुलाने के लिए कहा, राघव ने कहा। शुरू से ही उसे लगा था कि उस कसाई की उत्पत्ति उसके पेट जितनी बड़ी है। अब सौरभ का चौंका हुआ भाव देखकर उसने मान लिया कि उसका अंदाजा सही था। राघव, मुझे तुम्हें उसके बारे में बताने दो। 3500 साल पहले केवल अपनी शक्ति से उसने प्राचीन जातियों में से एक को नष्ट कर दिया था। सिर्फ एक रात में उसने सैकड़ों सोल ट्रांसफॉर्मेशन प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को मार डाला, और यहां तक कि उनके जाति नेता को भी मार दिया गया। वह जाति नेता तुम्हारे एक्सुएंशन दाउस सेक्ट के एल्डर मास्टर के समान स्तर का एक अस्तित्व था। फियर्स यान बुचर का उसका नाम उसी समय से आया था। उनकी प्राचीन जातियों में से एक का विनाश प्राचीन जाति गठबंधन को क्रोधित कर दिया। उन्होंने तुरंत उस पर एक मारने का आदेश जारी किया और सभी प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ उसे मारने के लिए बाहर निकले। उनके द्वारा घेर लिए जाने पर देवदत्त भाग गया। लगभग कई बार मरते मरते बचा। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वो फिर भी भागने में कामयाब रहा। ठीक होने के बाद उसने फिर से पागलपन की तरह प्राचीन जातियों पर हमला किया। उनकी 7 जातियों को नष्ट कर दिया। उन जातियों ने सभी उसे ढूंढने में भाग लिया था। नतीजतन
प्राचीन जाति गठबंधन एक बार फिर क्रोधित हो गया और वे उसे मारने के लिए भारी संख्या में बाहर निकले। लेकिन देवदत्त ज्यादा होशियार हो गया था और वो गायब हो गया। उन्हें फिर से उसे घेरने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही वह भाग रहा था, उसने पलटवार भी शुरू किए। 3 सालों में प्राचीन जातियों ने अपने जाति नेताओं के स्तर पर 3 विशेषज्ञों और सैकड़ों सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को खो दिया। अंत में देवदत्त ने बहुत अधिक प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को मार डाला था। इसलिए कोई हेवनली फेट आइलैंड गया था ताकि देवदत्त के ठिकाने के बारे में जानकारी मिल सके। जैसे ही प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ देवदत्त को मारने वाले थे, वाइन गॉड पैलेस के लोग दिखाई दिए और उसे बचाया। तब से देवदत्त वाइन गॉड पैलेस का एक शिष्य बन गया। सौरभ ने आदरपूर्वक और भक्तिपूर्वक राघव को देवदत्त के इतिहास के बारे में बताया। क्या प्राचीन जातियां वास्तव में अपना गुस्सा निगलने और वाइन गॉड पैलेस को उसे दूर ले जाने देने को तैयार थी? राघव विश्वास नहीं कर सका। वास्तविक सवाल यह है कि क्या प्राचीन जातियां उन्हें रोकने की कोशिश करने की हिम्मत करेंगी? वाइन गॉड पैलेस के पास एक सच्चे भगवान की विरासत है। राघव, वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों को कम मत समझो क्योंकि वे केवल शराब बनाते हैं और तुम उनकी कल्टीवेशन बेसिस को नहीं देख सकते। उन लोगों में से अधिकांश अपने समय के सभी आश्चर्यजनक विशेषज्ञ थे, ऐसे लोग जिन्होंने अपने युग को हिला दिया था। इसलिए उनके पास जीवन के प्रति अपनी अलग अंतर्दृष्टि है और वे जो शराब बनाते हैं वो खुद के लिए अद्वितीय है। दूसरे सभी हेवनली दाउस के भीतर टटोल रहे हैं, जबकि वे पहले ही एक अलग दायरे तक पहुंच चुके हैं। वाइन गॉड पैलेस की शक्ति ऐसी है कि हर कोई उन्हें भड़का नहीं सकता। क्या तुम जानते हो कि पिल वैली कितना शक्तिशाली है? जब वाइन गॉड पैलेस ने उन्हें उस समय बाहर निकाल दिया था तो उन्होंने एक पाद भी मारने की हिम्मत नहीं की थी। अगर पिल वैली भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता तो प्राचीन जाति गठबंधन के पास वाइन गॉड पैलेस को चुनौती देने की क्या योग्यता है? वे सिर्फ कुछ वंशज हैं जिन्हें एक्सयूएन बीस्ट द्वारा त्याग दिया गया है। इसके अलावा प्राचीन जाति गठबंधन ने कभी मानव जाति को पसंद नहीं किया। वे यहां तक कि यह मानने से भी इनकार करते हैं कि वे मानव जाति के वंशज हैं। वे केवल कहते हैं कि वे एक्सयूएन बीस्ट के वंशज हैं और फिर भी एक्सयूएन बीस्ट उन्हें नहीं चाहते। मैं भटक रहा हूं। चलो वाइन गॉड पैलेस के बारे में बात करना जारी रखते हैं। वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों ने वाइन दाव की तलाश में मार्शल पद को छोड़ दिया है। वे दुख को छोड़ देते हैं और खुशी प्राप्त करते हैं। वे जो खोज करते हैं वह एक अमर या एक भगवान बनने का उनका अपना मौका है, लेकिन वह यह प्रतिनिधित्व नहीं करता कि उनके पास कोई मार्शल शक्ति नहीं है। जब तक दूसरे उन्हें भड़काते नहीं हैं, वे कुछ भी नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर कोई उन्हें नाराज करता है तो वे सामान्य रूप से बस उस व्यक्ति को निष्कासित कर देंगे। अगर कोई वाइन गॉड की निंदा नहीं करता है तो वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों को मारने से मना किया जाता है। सौरभ ने समझाया। राघव को खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। ऐसा लगा कि वह इस बार थोड़ा बहुत आगे निकल गया था। उनमें से हर कोई एक बड़ी हस्ती था और उसने वास्तव में उनसे अपनी शराब न्याय कौशल के बारे में डींगे मारी और उनकी शराब ठग ली। ये सोचकर उसे पसीना आने लगा। इस बार वो वास्तव में बेवकूफ बन गया था। उन लोगों को सभी को अपने अद्वितीय अनुभवों से गुजरना पड़ा होगा या वे अपने दाउस को समझने में सक्षम नहीं होते। सच कहूं तो राघव को एहसास नहीं हुआ कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया था कि उन्होंने उसका स्वागत किया था। उनकी नजरों में वाइन दाव सब कुछ था। उन्हें अब मार्शल पथ या उस पर अपनी पुरानी उपलब्धियों की कोई परवाह नहीं थी। अगर राघव ने इसके बजाय उनकी स्थिति और कल्टीवेशन बेस के कारण उनका सम्मान किया होता तो उन्हें उस पर एक बुरी प्रतिक्रिया होती। इसके अलावा अपने पिल सॉवरेन की यादों और 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट से अपनी इंद्रियों का उपयोग करके उसकी डींगे और बड़े शब्द आखिरकार उन्हें उनकी कमजोरियों को ढूंढने की अनुमति दे चुके थे। इसलिए वे उसे अपनी सारी उत्कृष्ट शराब देने में इतने उदार थे। जब देवदत्त का पीछा किया गया था तो वह केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में था। उसने लाइफ स्टार एक्सपर्ट्स को मारने के लिए दायरे भर में लड़ाई लड़ी,
इसने लगभग पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिला दिया था। उसकी शराब उसका दाव है, तेज और उग्र, चरम पर दबंग। ये हठपूर्वक आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति से भरा हुआ है। मैं अनडिफीटेबल दाव की कल्टीवेशन करता हूं, इसलिए ये शराब मेरे लिए बेहद लाभदायक है। राघव, क्या तुम शराब का ये जग मुझे समझने के लिए छोड़ सकते हो? सौरभ ने अपना चेहरा मोटा किया, लेकिन ये पूछते समय भी उसे अपने चेहरे पर एक जलती हुई सनसनी महसूस हुई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। उसके भाई ने उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित किया था और अब वह चाहता था कि वह इसे न पिए और इसे उसके लिए छोड़ दे। वह थोड़ा बेशर्म था। राघव अनडिफीटेबल दांव पर नहीं चलता था, इसलिए इसे पीना नशे की आदत डालने वाला हो सकता है, लेकिन यह व्यर्थ था। अगर शराब सौरभ को दी गई तो यह उसे अनडिफीटेबल दांव पर आगे बढ़ने की अनुमति देगी, जिससे उसकी आभा और भी उग्र और शक्तिशाली हो जाएगी। ही सौरभ, चिंता मत करो, बस इसे पियो। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन के पास भी इस शराब के 5 जग है। राघव मुस्कुराया। क्या? वो तो पूरी तरह से बर्बाद है। मैं इसे अभी लेने जा रहा हूं। सौरभ तुरंत उछल पड़ा। राघव ने जल्दबाजी में उसे पकड़ लिया और कहा, नहीं, मैंने वो शराब उसे दी थी, तो मैं उसे वापस कैसे ले सकता हूं? यहां बहुत सारी शराब है, इसे सब पीना तो दूर, तुम इसे स्नान के लिए भी इस्तेमाल करते हो तो भी तुम इसे खत्म नहीं कर पाओगे। राघव ने एक व्यक्ति के आकार के 10 शराब के बैरल निकाले। वे सभी फियर्स यांग बुचर, देवदत्त द्वारा बनाई गई विशेष शराब थे। यह शराब उस शराब से भी बेहतर थी जो उन्होंने अभी पी थी। हमने अभी जो पिया, रघु के शब्दों का उपयोग करने के लिए हमारे मुंह को धोने के अलावा और कुछ नहीं था। यह सच्ची शराब है। राघव ने एक बाल्टी खोला और सौरभ की चौंकी हुई नजर के सामने शराब के 2 कटोरे उड़ेले। जब शराब कटोरे में प्रवेश की तो उसने नीली लपटें उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर का अंतरिक्ष थोड़ा मुड़ गया। शराब कटोरे के भीतर उबल रही थी। आओ, कुछ कोशिश करो। राघव ने अपना शराब का कटोरा उठाया। उन दोनों ने अपने कटोरे को छुआ और फिर एक ही घूंट में शराब पी ली। राघव ने इसे पहले पिया था, इसलिए वो लंबे समय से तैयार था। लेकिन सौरभ खुद को तैयार करने के बावजूद अभी भी इस शराब को कम आका था। उसकी बाहों और पिंडलियों के चारों ओर के कपड़े फट गए और उसके हाथों और पैरों से खून निकलना शुरू हो गया। उसी समय उसके सारे बाल खड़े हो गए। यह देखकर राघव ने प्रशंसा में सिर हिलाया। सौरभ वास्तव में अनडिफीटेबल दांव पर चलने वाले किसी व्यक्ति के योग्य था। वह उस भयानक प्रभाव को सहने में कामयाब रहा था। जब राघव ने यह शराब पी थी, अगर देवदत्त का दखल नहीं होता तो उसने उस मंडप को विस्फोटित कर दिया होता जिसमें वे थे। लेकिन सौरभ अंगों के माध्यम से अपार ऊर्जा को धीरे धीरे मुक्त करने में सक्षम था ताकि उसे कुशन किया जा सके। इसका मतलब था कि ऊर्जा पर उसका नियंत्रण राघव से भी बेहतर था। क्या दबंग इच्छा शक्ति! वह निश्चित रूप से फियर्स यांग बुचर कहलाने के योग्य है। राघव, मुझे इन अंतर्दृष्टि को पचाने के लिए एकांत में जाना होगा। सौरभ ने कहा, तुम ये सब ले सकते हो, मेरे पास अभी भी और है। राघव ने वह सारी शराब जो उसने निकाली थी सौरभ को दे दी, जिससे वो खुश हो गया। मूल रूप से वो इसके भीतर की गहनताओं को समझने के लिए पर्याप्त शराब न होने के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब उसके पास पर्याप्त से अधिक था। सौरभ ने कहा कि उसका एकांत शायद कुछ दिनों तक चलेगा। उसने पूछा कि राघव की क्या योजनाएं हैं और क्या वह अनुराधा के साथ जाने वाला है या नहीं। अगर राघव चाहता तो सौरभ उनके लिए कुछ आरामदायक गतिविधियों की व्यवस्था कर सकता था, लेकिन राघव ने कहा कि उसके पास कोई समय नहीं है और वह भी एकांत में चला गया। ये शराब जो उसने उन्हें ठक्कर मेहनत से निकाली थी, केवल उसके पेट को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी। औषधीय अमृत की एक बूंद वाइन के एक गोले से मिल गई और तुरंत प्रज्वलित हो गई। ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ। उस फियर्स यांग बुचर की वाइन वाकई पागलपन है। एक बार जब मैं इसमें कुछ औषधीय ऊर्जा जोड़ता हूं
तो इसे औषधीय वाइन भी नहीं कहा जा सकता। ये जहर वाली वाइन है। अगर कोई वास्तव में इसे पीता तो वे निस्संदेह मर जाते। राघव ने हवा में तैरते और भयंकर उतार चढ़ाव जारी करते हुए तरल पदार्थ के उग्र गोले को हैरानी से देखा। औषधीय अमृत को इस भयंकर वाइन के साथ सफलतापूर्वक विलय करने के इस बिंदु तक पहुंचने में उसे कई परीक्षण लगे थे। उसने एक बूंद निकाली और अपनी जीभ पर रखी। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके मुंह में एक बम फूट गया है। उसके कान, नाक और मुंह से धुआं निकलने लगा और आंसू उसके चेहरे पर बह गए। वो भावना के कारण नहीं था। औषधीय प्रभाव लगभग 100 गुना बढ़ गया है। ये सिर्फ सहयोग नहीं है, ये एक काया पलट है। इतने भयानक औषधीय प्रभाव के साथ इसके दुष्प्रभाव शायद बहुत बड़े हैं। ठीक है, मैं किसी और की वाइन की कोशिश करूंगा। राघव ने देवदत्त द्वारा बनाई गई वाइन का उपयोग करने से छूट दी। उसकी वाइन बहुत दबंग थी और औषधीय वाइन में परिष्कृत होने के लिए उपयुक्त नहीं थी। राघव ने एक महिला शिष्य द्वारा बनाई गई वाइन चुनी। उसकी वाइन आत्मा को पोषण देने पर केंद्रित थी, जैसे दुनिया पर बसंत की बारिश हो। एक सूखे संसार में जीवन शक्ति वापस लाने का एक क्षेत्र। वो पहले एक लकड़ी साधक थी और उसकी वाइन में जीवन की उसकी समझ शामिल थी। राघव ने इसके साथ दर्जनों आत्मा पोषक औषधीय गोलियों को जोड़ने की कोशिश की। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। औषधीय गोलियों को वाइन के साथ विलय करने की कोशिश करते समय अनुपात, नियंत्रण, क्रम आदि सभी अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकते थे। भले ही दवा वाइन के साथ विलय करने में कामयाब रही, औषधीय वाइन का प्रभाव पर्याप्त स्थिर नहीं हो सकता था। इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इसे अभी भी बार बार परीक्षणों और प्रयोगों से गुजरना होगा। दवा में अपनी क्षमता के बावजूद और वाइन की संरचना के बारे में सब कुछ पता लगाने में सक्षम होने के बावजूद उन्हें एक साथ विलय करना अभी भी अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। यह जानना आवश्यक था कि जब पिल वैली उस समय वाइन गॉड पैलेस के साथ सहयोग कर रहा था, तो उन्हें केवल 10 से अधिक औषधीय वाइन बनाने में हजारों साल लग गए थे। इस परिणाम से यह देखा जा सकता था कि 2 अलग अलग कलाओं को विलय करना कितना मुश्किल था। हालांकि राघव सीधे औषधीय वाइन को परिष्कृत नहीं कर रहा था, बल्कि वाइन को अपनी औषधीय गोलियों के साथ काम करा रहा था। यह थोड़ा सरल था। पूरी नई पेंटिंग बनाने के बजाय वह एक पेंटिंग ले रहा था और इसे और भी सुंदर बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़ रहा था। लेकिन भले ही वह सिर्फ उन्हें एक साथ काम कराने का तरीका ढूंढ रहा था, मिश्रण में उनके प्रभाव से कई गुना अधिक प्रभाव होगा और अधिकतम प्रभाव जो वह हासिल कर सकता था वह 10 गुना था। आखिरकार इस तरह की प्रक्रिया शुरुआत से औषधीय वाइन को परिष्कृत करने का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस तरह की सहकारी औषधीय वाइन में भारी दुष्प्रभाव होंगे एक बार जब औषधीय प्रभाव 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगा। राघव के पास उन दुष्प्रभावों पर शोध करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल उन असामान्य औषधीय वाइन को छोड़ सकता था। उसने 7 प्रकार की औषधीय वाइन बनाने में पूरे 3 दिन बिताए। उनमें से 5 का उपयोग अब किया जा सकता था, जबकि उनमें से 2 को और अवलोकन समय की जरूरत थी। इन 5 में से 2 ने उसे सबसे अधिक संतुष्ट किया। एक वह था जिसे उसने स्पिरिट नरिशिंग सोल रेजिंग वाइन कहा था। आत्मा पर इसका पोषक प्रभाव बेहद शक्तिशाली था। दूसरी मसल स्ट्रेंथनिंग बोन हार्डनिंग वाइन कहलाती थी। वाइन गॉड पैलेस के एक शरीर साधक शिष्य से आई थी और राघव औषधीय गोलियों के साथ इसके प्रभाव को और भी मजबूत करने में कामयाब रहा था। ये दोनों वाइन अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी थी और उसके लिए भी बहुत लाभदायक थी। वे न केवल गोलियों से अधिक प्रभावी थी, बल्कि उनका स्वाद भी अच्छा था। सच कहूं तो सालों से गोलियां खाते हुए राघव उनसे पूरी तरह से तंग आ गया था। अब जब वह भयानक स्वाद बदल सकता था, तो उसने पहले से कहीं ज्यादा धन्य महसूस किया। चूंकि अधिक औषधीय वाइन पर शोध करने में बहुत समय लगता, राघव आगे बढ़ गया। उसने वाइन गॉड पैलेस के विशेषज्ञ द्वारा उसे दी गई स्थानिक अंगूठी खोली। हाँ, एक हाथ की ब्रेसर किंग आइटम, मैं इसे ले लूंगा।
राघव के हाथ में एक सुनहरा हाथ की ब्रेसर दिखाई दी। इस पर प्राचीन रूनी रेखाएं उत्कीर्ण थी और ये एक पहाड़ जितनी भारी थी। यह निश्चित रूप से राघव के लिए कुछ अच्छा था। इस हाथ की ब्रेसर के साथ वो अपनी तलवार का उपयोग करने के बजाय अपनी बाह से एक किंग आइटम के हमले को रोक सकता था। तलवारें रक्षा से अधिक हमले पर ध्यान केंद्रित करती थी, इसलिए रक्षा में बदलना उसे एक निष्क्रिय स्थिति में डाल देता था। धिक्कार है, यहां तक कि ये 2 रोएंदार जूते भी किंग आइटम हैं। 2 रोएंदार जूते उसके हाथों में दिखाई दिए। बाहर से वे किंग आइटम की तरह भी नहीं दिखते थे, लेकिन अंदर अनगिनत रून्स थे। यहां तक कि तलों में भी एक संरचना उनका समर्थन कर रही थी। ठीक है, उम्मीद है कि पिछले मालिक को पैर में फंगस नहीं था। राघव ने अपने जूते उतारे और उन्हें पहन लिया। भन भनाहट। उसने उन्हें बस पहना ही था कि उनके रून्स जल उठे। वे मूल रूप से थोड़े बहुत बड़े थे, लेकिन वे धीरे धीरे सिकुड़कर पूरी तरह से उसे फिट हो गए। उसने जमीन पर लात मारी और एक भयंकर आंधी फूट पड़ी। जैसे ही राघव ने अपनी आध्यात्मिक युआन डाला, जूते चमकने लगे और अंतरिक्ष विकृत होने लगा। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक युआन वापस खींच ली। तो ये एक हथियार किंग आइटम नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास पर्याप्त आध्यात्मिक युआन है, मैं मूल रूप से टेलीपोर्ट कर सकता हूं। राघव इस क्षमता से हैरान था। यह उसका पहला बार था जब उसने किंग आइटम स्तर पर उपकरण पहना था। अब उसने पाया कि सभी किंग आइटम को सक्रिय करने के लिए जेड कोर की जरूरत नहीं थी। जूते उसके पैरों पर थे, जबकि उसकी हाथ की ब्रेसर उसकी आस्तीन से ढकी हुई थी। कोई भी बाहर से यह बताने में सक्षम नहीं होगा कि वे क्या थे, और उसने ये भी पाया कि वे उसके चलने को प्रभावित नहीं करते थे। वो खुश था और जल्दी से बाकी किंग आइटम को देखा। हालांकि उसे कुछ और नहीं मिला जो उसके अनुकूल हो। इन किंग आइटम का अधिकांश भाग हथियार थे, साथ ही कुछ कवच के सेट भी थे। राघव को भारी कवच पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी शक्तिशाली रक्षा चपलता का बलिदान करती थी। उसे लड़ने का वह तरीका पसंद नहीं था। भारी कवच वास्तव में केवल समूह लड़ाइयों के लिए उपयुक्त था, खासकर मोर्चे पर लड़ने वालों के लिए, लेकिन यह खुद से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं था। अन्य खजानों को देखते हुए उसने काफी कुछ औषधीय गोलियां देखी, लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं थी। उसने काफी कुछ गुप्त पुस्तकें भी पाई। वे परिचयात्मक बैटल स्किल से लेकर गहन जादुई कलाओं तक थी। इनमें से कई कलाएं ऐसी थी जो एक दूसरे के ऊपर बनकर मजबूत होती थी। राघव अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उस व्यक्ति ने कहा था कि वह इतने सालों के बाद भी इसे फेंकने को तैयार नहीं था। उसने शायद कभी अपने उत्तराधिकार को पीछे छोड़ने के लिए अपना खुद का संप्रदाय बनाने का सपना देखा होगा। ओह, ये क्या है? राघव ने अचानक एक प्राचीन जानवर की खाल निकाली। ये उम्र से सूख गया था। जानवर की खाल पर एक नक्शा दिखाया गया था और 2 गोलाकार क्षेत्र थे जो एक खोपड़ी की आंखों की तरह थे। ये देखकर उसने अचानक पाया कि वह इस जानवर की खाल को जितना अधिक देखता था, उसे लगता था कि ये एक मानव खोपड़ी की तरह दिखता है। जहां भौहें मिलती थी, वहां एक छोटा निशान था। ये एक बहुत ही अजीब निशान था। यह एक अमर चरित्र नहीं था और वह समझने में असमर्थ था कि इसका क्या मतलब है। ये चीज शायद अविश्वसनीय रूप से पुरानी है, यहां तक कि जानवर की खाल की शक्ति भी इतनी महान है। हालांकि ये नक्शा किसके लिए है, शायद केवल वही जानता है, लेकिन अब जब उसने मुझे ये स्थानिक अंगूठी दी है, तो इसका मतलब है कि वह इससे अपने सभी संबंधों को तोड़ना चाहता है। मैं उससे पूछ नहीं सकता, अरे मैं बस इसे एक तरफ रख दूंगा। अगर ये मेरा होना है तो ये भाग नहीं सकता, और अगर ये मेरा नहीं होना है तो मैं इसे ढूंढने में भी सक्षम नहीं होता। इसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने सिर हिलाया और नक्शे को दूर रख दिया। अब जो मुझे वास्तव में चाहिए था, युआन स्पिरिट पत्थर। राघव ने स्थानिक अंगूठी में सभी युआन स्पिरिट पत्थरों को सीधे अपने प्राथमिक अराजकता अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया। एक मोटा अनुमान लेते हुए
उसने अंदाजा लगाया कि लगभग 1 अरब 20 करोड़ युआन स्पिरिट पत्थर थे। वह जानता था कि ये युआन स्पिरिट पत्थर केवल उस व्यक्ति के नहीं थे, वे उसके प्रियजन की मौत का बदला लेते समय कई संप्रदायों को नष्ट करने का परिणाम थे। इन युआन स्पिरिट पत्थरों को देखकर राघव मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट वास्तव में गिर गया था। आकाश के 3 महान संप्रदायों में से एक इतना गरीब हो गया था कि इस एक व्यक्ति के पास पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से अधिक युआन स्पिरिट पत्थर थे। ये वास्तव में वही था जो एल्डर मास्टर ने कहा था। अगर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जैसा वे करते आए थे जारी रखते तो वे ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाते। राघव ने शीन और जोरा को इन युआन स्पिरिट पत्थरों को निगलने दिया और फिर उसने युआन आध्यात्मिक ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया। उसके 108,000 अमर प्लेटफॉर्म तेजी से घूमने लगे, पागलपन से उस ऊर्जा को अवशोषित करते हुए। रुन्स उनमें से एक फेंक करके दिखाई दिए। 2 दिन बाद उसके अमर प्लेटफॉर्म कांपे और एक और स्तर बढ़ गए। वह फाउंडेशन फोर्जिंग के 4थे हेवन स्टेज पर पहुंच गया था। उसके अमर प्लेटफॉर्म अन्य लोगों से अलग थे। उनकी प्लेटफॉर्मों की प्रत्येक परत पिछली से छोटी होगी, लेकिन राघव की परतें समान आकार की थी, जिससे उसके अमर प्लेटफॉर्म सिलेंडर बन गए। केंद्र में 13 पंखुड़ियों वाले एक फूल की छवि थी। जब वह 4थे हेवन स्टेज पर पहुंचा तो उसके अमर प्लेटफॉर्म जोर से कांपे और फिर दब गए। 1 दिन बाद वे थोड़े छोटे आकार तक सिकुड़ गए थे, लेकिन दबे हुए अमर प्लेटफॉर्म अधिक ठोस थे और जैसे ही वे घूमते थे उनसे एक हल्की रोशनी आती थी। उसी समय राघव ने महसूस किया कि उसका हर एक अमर प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो गया था कि वे अब उससे कई गुना अधिक मजबूत थे जब वो 3रे हेवन स्टेज पर था। इससे उसे खुशी नहीं हुई। जैसे ही उसके अमर प्लेटफॉर्म मजबूत हुए, उसका भौतिक शरीर भी मजबूत हुआ। हालांकि उसने पाया कि उसके भौतिक शरीर की शक्ति अब उसके अमर प्लेटफॉर्मों की शक्ति से पूरी तरह से मेल खाने में सक्षम नहीं थी, जो इतनी अधिक मजबूत हो गई थी। समस्या 5वें तारे में थी। 5वें तारे को संघनित किए बिना उसका भौतिक शरीर 9 स्टार हेगेमन बॉडी 8 की शक्ति को सहन करने में भी सक्षम नहीं होगा। अब जब वह 4थे हेवन स्टेज पर पहुंच गया था तो उसने मध्य फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में कदम रखा था। अभी उसका भौतिक शरीर अभी भी इतना मजबूत था कि उसके अमर प्लेटफॉर्मों के साथ तालमेल बिठा सके, लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें हेवन स्टेजेस के बारे में क्या? और फिर 10वां हेवन स्टेज और उससे आगे भी था। उसके अनुभव के अनुसार उस स्तर पर पहुंचने पर उसका शरीर आकाश पलटने वाले परिवर्तनों से गुजरेगा। अगर उसने उस समय अपने अमर प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने की कोशिश की तो क्या वो खुद को उड़ा नहीं देगा? मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता। अगर 5वां तारा दिखाई देने से इनकार करता है तो मुझे अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। लेकिन नीले ड्रैगन का उल्टा पैमाना बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ वश में करने की तो बात ही छोड़ो, बस इसकी बाहरी सुरक्षा को तोड़ना असंभव होगा। मुझे क्या करना चाहिए? राघव के मन में अब मिली फजूली भावनाएं थी। जैसे ही वो अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के तरीकों के लिए अपना दिमाग खपा रहा था, अनुराधा उसके पास आई। राघव, मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अगर तुम अब भी बाहर नहीं आते तो मैं अंदर घुस जाती। राघव जैसे ही अपने एकांतवास के कमरे से बाहर निकला, उसने अधीर अनुराधा को बाहर देखा। क्या मैं कड़वी कल्टिवेशन, बिटरली कल्टिवेटिंग नहीं कर रहा हूं ताकि जल्द से जल्द 17वीं राजकुमारी की ऊंचाई तक पहुंच सकूं? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मुझे ये मत बताना कि तुम्हारी सारी शराब खत्म हो गई। मुझसे कुछ लेने की सोचना भी मत। राघव ने अचानक चेतावनी दी। हम्फ, क्या मैं उस तरह की इंसान हूं? इसके अलावा मेरी शराब अभी भी मेरे पास है। मैंने बस थोड़ी सी अपने पिता और मां को चखने के लिए दी। बाकी को दूसरे केवल देख सकते हैं, चख नहीं सकते, अनुराधा ने कहा। अच्छा अच्छा, राघव ने राहत की सांस ली, जिससे अनुराधा ने गुस्से में पैर पटके। हम्फ, तुम्हारे कंजूस दिखने के तरीके से मैं कहूंगी कि तुम्हारी शराब पीना तुम्हारे खून पीने जैसा है।
इतना चिंतित होने लायक है क्या? अनुराधा ने तिरस्कार से राघव को देखा। हम्फ, अगर मैं इतना कंजूस हूं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी शराब का एक हिस्सा देता? राघव ने पूछा। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मेरे शाही पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। अनुराधा ने कहा। बड़े भाई मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राघव ने पूछा। अनुराधा ने उसे घूरा और सख्ती से चेतावनी दी। मेरे शाही पिता बहुत सख्त इंसान हैं। अगर तुमने उनके सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत की तो वो तुम्हें वहीं मार सकते हैं। तुम्हें रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। सच में वो इतने खतरनाक हैं? वो मजाक करने पर किसी को मार डालेंगे? राघव ने हैरान होने का नाटक किया। मेरे शाही पिता सबसे निर्दयी व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानती हूं। उन्होंने अपने 2 बेटों को भी मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि वह किसी बाहरी व्यक्ति की जिंदगी की परवाह करेंगे? जब अनुराधा ने अपने पिता के बारे में बात की तो उसकी आंखों में कुछ डरा हुआ और घृणित भाव दिखाई दिया। राघव चौंक गया। एक सम्राट अपने बेटों को भी मार डालेगा? मुझे विश्वास नहीं होता। हम्फ, विश्वास न करने वाली क्या बात है? उन्होंने कुछ किशोरों को परखने के लिए दुनिया में फेंक दिया और वे येलो स्प्रिंग्स लौट आए। हालांकि उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा, लेकिन क्या फर्क है? अनुराधा ने नाक सिकोड़ी। राघव ने कहा, बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं समझती हो। सभी लोग अपने बच्चों की परवाह करते हैं, जबकि तुमने 2 भाई खो दिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पिता ने भी 2 बेटे खो दिए? वो तुमसे भी ज्यादा बुरा महसूस करते हैं। ये उनकी यही निर्ममता है जो तुम्हें एक लापरवाह जीवन जीने देती है। अगर तुम किसी से नफरत करना चाहती हो तो तुम्हें उन दुश्मनों से नफरत करनी चाहिए जो हर समय ग्रैंड एक्साई को धमकाते हैं। मुझे तुम्हारे बड़े बड़े तर्कों की परवाह नहीं है। जल्दी करो और मेरे साथ चलो। अनुराधा ने राघव को आगे ले जाते हुए चलना शुरू कर दिया। रास्ते में सभी अंगरक्षकों ने उन्हें देखकर सिर झुकाया। ज्यादा देर नहीं लगी और वे एक महल के हॉल के सामने पहुंचे। अनुराधा ने उसे देखा और कहा, मेरे शाही पिता को सूचित कर रही हूं। राघव आ गए हैं, अंदर आओ। आवाज सपाट और गहरी थी, एक शक्तिशाली ढोल जैसी। ये श्रद्धा जगाती थी। अनुराधा धीरे धीरे पीछे हटी। जाने से पहले उसने राघव को गला काटने का इशारा किया और एक मुर्दा चेहरा बनाया। राघव का दिल गर्म हो गया। वो उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी। उसके पिता क्रोधी थे और अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसका सिर काट दिया जाता। उसका दिल बुरा नहीं था। महल का हॉल बेहद प्रभावशाली और पवित्र था। उसके सामने 2 विशाल पत्थर के शेर थे जो जीवित लग रहे थे। वे 2 संरक्षक जानवरों की तरह राघव को घूर रहे थे और अपना भयानक दबाव छोड़ रहे थे। राघव पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ा और महल के हॉल में प्रवेश किया, लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि महल के केंद्र में मौजूद भव्य ड्रैगन सिंहासन, लाल कालीन, कुलाधिपति और अन्य शाही वस्तुएं कहीं नहीं थी। महल का हॉल बेहद खाली था। कमरे के केंद्र में बस एक आकृति चुपचाप बैठी थी। कमरे का बाकी हिस्सा इतना विशाल और खाली था कि ये एक व्यक्ति को असहज कर देता था। राघव ने बस अंदर कदम रखा ही था कि उसने एक जोड़ी आंखें देखी। उसी पल उसने खुद को बेहद छोटा महसूस किया, जैसे वह सितारों के बीच तैरता हुआ धूल का एक कण हो। राघव सीनियर को प्रणाम करता है, राघव ने आदरपूर्वक कहा। आओ और बैठो, उस व्यक्ति ने कहा। जी। राघव आज्ञाकारी रूप से उसके सामने बैठ गया। अपने बेलगाम चरित्र के साथ भी राघव इस व्यक्ति के सामने कुछ भी मनमाना करने की हिम्मत नहीं करता था। वो निश्चित रूप से उसे बड़े भाई कहने की हिम्मत नहीं करता था। मेरे क्षेत्र में शांत दिल बनाए रखने में सक्षम होना प्रभावशाली है, उस आदमी ने सिर हिलाया। इस नजदीकी दूरी पर राघव ने देखा कि वह लगभग 40 साल का लग रहा था। उसका चेहरा कुछ हद तक सौरभ जैसा था, लेकिन यह व्यक्ति सौरभ से अलग था क्योंकि उसकी महान हवा एक चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके पीछे एक ड्रैगन की अस्पष्ट छवि तैर रही थी, जिससे राघव हैरान रह गया।
तो तुम ड्रैगन नस, ड्रैगन बेन के मैनिफेस्टेशन को भी देखने में सक्षम हो। जैसा कि अपेक्षित था, तुम इतने सरल नहीं हो। मध्य वृद्ध व्यक्ति ने कुछ आश्चर्य के साथ राघव को देखा। फिर और भी ज्यादा आश्चर्य के साथ उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे अंदर असली ड्रैगन सार रक्त, ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड। सीनियर की दृष्टि वास्तव में दिव्य है। मेरे सभी कब्जे आसानी से देखे जाते हैं। राघव कड़वाहट से मुस्कुराया। यह ग्रैंड एक्साई के भीतर सबसे बड़े अधिकार वाला व्यक्ति था। वो सचमुच भयानक था। मैंने इसे देखा नहीं, मैंने इसे महसूस किया। मेरे ग्रैंड एक्साई के भीतर कर्म संबंधी भाग्य, कामिक लक का एक संघनित रूप है जो एक ड्रैगन नस द्वारा संरक्षित है। इसलिए मैं तुम्हारे शरीर के भीतर ड्रैगन रक्त को महसूस कर सका। मध्य वृद्ध व्यक्ति ने त्योरी चढ़ाई। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा ड्रैगन रक्त बहुत उच्च स्तर का नहीं है, लेकिन यह बेहद शुद्ध है। अगर जुआन बीस्ट को इसके बारे में पता चलता है तो ये शायद बहुत परेशानी वाली बात होगी। आपकी चेतावनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। ये जूनियर समझता है। राघव ने धन्यवाद दिया। जब वह क्लाउड की मां से मिला था तो उसने भी उसे जुआन बीस्ट से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। अब जब ग्रैंड एक्साई का सम्राट भी उसे चेतावनी दे रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसका असली ड्रैगन सार रक्त भविष्य में सचमुच बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। मुझे सीनियर कहना थोड़ा ज्यादा है, हालांकि बड़े भाई भी ज्यादा उपयुक्त नहीं है। मेरा नाम यूयन है, इसलिए तुम मुझे अंकल अभिषेक कह सकते हो। ग्रैंड एक्साई के सम्राट अभिषेक ने कहा। राघव केवल जबरन मुस्कुरा सका। ऐसा लगा कि उसका छोटा मजाक उससे छिपा नहीं था। अंकल अभिषेक, कृपया मुझे दोष न दें। वो बस अनुराधा के साथ एक मजाक था। कोई बात नहीं। युवाओं को कम आरक्षित रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें युवा नहीं कहा जाएगा। मैंने तुम्हें यहां ये बताने के लिए बुलाया था कि 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट खुलने वाला है। तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए। जब समय आएगा तो तुम सौरभ और अन्य लोगों के साथ जा सकते हो। 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष? राघव ने पूछा। हां, सौरभ तुम्हें विवरण बताएगा। इसके अलावा ग्रैंडहा का प्रतिनिधि मंडल 2 दिनों में आ रहा है और तुम उन्हें प्राप्त करने के प्रभारी रहोगे, अभिषेक ने कहा। मैं उन्हें प्राप्त करूं? राघव को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। सही, तुम। मैंने सुना है कि जुआंटियन दाओ सेक्ट में तुमने हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया था। तुम बहुत उत्साही और उनके साथ आजाद थे, जिससे उन्हें उनके जाने के समय से बेहतर स्थिति में अपने संप्रदाय में लौटने की अनुमति मिली। इसलिए मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हो। अभिषेक ने एक ऐसी मुस्कान के साथ राघव को देखा जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। राघव तुरंत समझ गया कि अभिषेक ने उसकी जांच की थी और जानता था कि जुआंटियन दाओ सेक्ट में क्या हुआ था। उसका सूचना स्रोत वास्तव में अद्भुत था। हालांकि ये छोटा सा आदमी नहीं, राघव यहां ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वो सड़कों पर एक शांत, यादृच्छिक राहगीर बनना पसंद करेगा। तुम पहले ही मुझे अंकल कह चुके हो, इसलिए तुम ग्रैंड एक्साई के सदस्य हो। मैंने पहले ही पहचान प्लेट तैयार कर ली है। अभिषेक ने उसे एक जेड प्लेट दी। इसे प्राप्त करने के बाद राघव ने देखा कि उस पर लिखा था, ग्रैंड एक्साई राष्ट्रीय संरक्षक महान जनरल राघव। राष्ट्रीय संरक्षक, क्या यह थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं है? मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है। राघव कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास वो क्षमता है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ग्रैंडहा के प्रतिनिधि मंडल का कम से कम आधा कारण तुम्हारी वजह से है। अगर तुम सहन करना चाहते हो तो तुम यह उपाधि न लेने का चुनाव कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भी देखूं, मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरह के व्यक्ति हो। संघर्ष शुरू होने तक इंतजार करने के बजाय क्यों ना और ज्यादा सीधे हो जाओ।
दिखावा छोड़ो और सीधे लड़ाई पर आओ, अभिषेक ने कहा। इस तरह रखने पर राघव सहमत हुआ। इसके अलावा लगातार उकसाया जाना जब तक कि वो बदला लेने से पहले फटने न लगे, क्या वो सिर्फ खुद को यातना नहीं दे रहा था? उन्हें सीधे मुंह पर थप्पड़ मारना बेहतर था। ठीक है, मैं जानता हूं कि क्या करना है अंकल अभिषेक, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। राघव बुरी तरह से हंसा। वह सबसे ज्यादा उस लोमड़ी जैसा होना पसंद करता था जो बाघ की शक्ति का फायदा उठाती है। जहां तक अनुराधा की बात है, कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, अभिषेक ने आह भरी। भले ही एक शासक को भावहीन होना पड़े, वो अपने बच्चों के लिए अपनी भावनाओं को तोड़ नहीं पाया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, राघव ने सिर हिलाया। लेकिन अंदर ही अंदर राघव शिकायत कर रहा था। अगर अभिषेक चाहता कि वह जाकर लड़े तो वह भेंगा भी नहीं होता, लेकिन जब भावनाओं की बात आती थी तो उसे उस जिद्दी लड़की का दिमाग बदलने में कोई आश्वासन नहीं था। वो बहुत जिद्दी और बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश की गई थी। वह केवल चीजों को कदम दर कदम ही ले जा पाएगा। सौरभ के निवास पर लौटकर जब उसने 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के बारे में जाना तो वह सदमे में कूद पड़ा। तथाकथित 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष अमर युग के एक अवशेष को संदर्भित करता था। किंवदंती कहती है कि यह तब छोड़ा गया था जब एक सर्वोच्च विशेषज्ञ एक अमर बनने के लिए आरोहण कर रहा था। यह अवशेष अपनी दुनिया थी। कहा जाता था कि इसमें उस सर्वोच्च विशेषज्ञ के अभिलेख और उनकी विरासत होना बहुत संभव था। हालांकि अमर युग में महान युद्ध के दौरान यह अवशेष क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका एक हिस्सा टूट गया और इसे एक स्थानिक दीवार में दबा दिया गया। जब यह स्थानिक दीवार कमजोर हो जाती थी तो फाउंडेशन फोर्जिंग और उससे नीचे के शिष्य मार्शल हेवन महाद्वीप से प्रवेश कर सकते थे। वे अवशेष में प्रवेश कर सकते थे और खोज कर सकते थे। हालांकि उनके पास समय बहुत कम था। पिछले अनुभव के अनुसार उनके पास केवल 7 दिन होंगे। चूंकि अवशेष का एक हिस्सा टूट गया था, अगर वे 7 दिनों के भीतर बाहर नहीं निकल पाते तो निकास बंद हो जाता और वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। सौरभ ने कहा कि सर्वोच्च विशेषज्ञ ने आरोहण करते समय इसे छोड़ दिया था और इसलिए काफी खजाने भाग्यशाली लोगों के खोजने के लिए इंतजार कर रहे थे। 4 राष्ट्रों का प्राचीन अवशेष अनियमित समय पर बिना किसी पैटर्न के खुलता था। वे केवल लगातार इंतजार कर सकते थे, लेकिन स्थानिक दीवार कमजोर होने से पहले वो अग्रिम में कुछ उतार चढ़ाव जारी करेगी। इससे उन्हें यह पता लगाने की अनुमति मिली कि ये कब खुलेगा, इसका एक मोटा अनुमान मिल जाए। अपने औषधीय वाइन पर धैर्यपूर्वक 3 दिन बिताने के बाद कोई राघव को यह बताने आया कि ग्रैंडहा का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही आने वाला है। राघव चांदी के कवच में ग्रैंड एक्साइज सिटी के दरवाजों के ऊपर खड़े थे। उनके पीछे हजारों शाही गार्ड खड़े थे जिनके कवच चमक रहे थे। दरवाजों तक का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया था और एक राजनयिक प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने के शिष्टाचार का पालन करते हुए उनकी एक सेना चुपचाप खड़ी थी। राघव ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या हो रहा है? वे अब तक नहीं आए? निर्धारित समय को एक अगरबत्ती जितना समय हो चुका है, एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा। महान सेनापति को रिपोर्टिंग। ग्रैंडहा के लोग अक्सर 3 अगरबत्ती जितना समय देरी से आते हैं। वो ग्रैंडहा के तौर तरीकों से बहुत परिचित था। आह, क्या ऐसा है? तो ये आसान है। ये सुनकर राघव क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जिन्हें समय का पाबंद रहना नहीं आता था। क्या उन्हें लगता था कि वे उन्हें इंतजार करा सकते हैं? ये तो उन्हें बहुत ज्यादा भाव देना होगा। राघव ने आदेश दिया, ठीक है भाइयों, हम आज के लिए छुट्टी ले रहे हैं। सब वापस जाओ और शहर के दरवाजे बंद कर दो। उन्हें लगा कि वे उनसे ज्यादा पोजर बन सकते हैं। उन्होंने सीधे शहर के दरवाजे बंद करने का आदेश दे दिया। महान सेनापति, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी सब उछल पड़े। क्या वो पागल थे? राघव ने घोषणा की, ठीक है, मैं किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी लूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाड प्यार नहीं किया जा सकता।
दरवाजे बंद कर दो। ग्रैंड हा का शाही रथ आ गया है। ठीक इसी क्षण एक बर्फ सफेद घोड़ा जो एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था दिखाई दिया। वो एक शानदार रथ खींच रहा था और शहर के दरवाजों की ओर तेजी से बढ़ा। एक अधिकारी ने कहा, महान सेनापति, वे आ गए हैं। राघव ने अपना कवच उतारना शुरू कर दिया और कहा, तो क्या, हम छुट्टी पर हैं। दरवाजे बंद कर दो। किसी को भी उन्हें खोलने की अनुमति नहीं है। रथ के आसपास के सैकड़ों गार्डों में से एक आदमी जिसका चेहरा एक सपाट केक जितना बड़ा था, उसने मुंह खोला, मेरे ग्रैंड हा का शाही रथ आ गया है। दरवाजे क्यों बंद हैं? क्या तुम बाहर आकर हमारा स्वागत नहीं करोगे? राघव ने लाचारी से कंधा उचकाते हुए कहा, माफ करना, तुम देर से आए हो। हमने पहले ही काम करना बंद कर दिया है। अगर तुम चाहो तो बगल वाले छोटे दरवाजे से जा सकते हो। इस समय तक उन्होंने अपना शाही कवच उतार दिया था और सामान्य पोशाक में थे, ये दर्शाते हुए कि वो ड्यूटी पर नहीं थे। वो व्यक्ति दहाड़ा, तुम, मेरे ग्रैंड हा का राजकुमार आम लोगों के दरवाजे से कैसे चल सकता है? तुम हमें अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। आम लोगों में क्या गलत है? क्या तुम उनके साथ एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते? खैर, वे भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हवा में सांस लेते हैं। क्या तुम वह भी करना बंद कर दोगे? छी, क्या तुम्हारे सिर में कोई समस्या है? तुम ही देर से आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दोष किसका है? मैं तुम्हें चीजें साफ कर दूं। मैं पहले ही ड्यूटी से बाहर हूं, इसलिए या तो बगल के दरवाजे से चलो या जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। राघव ने उन्हें जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया। वो सीधे मुड़े और चले गए। राघव के जाने से अन्य गार्ड और अधिकारी हक्के बक्के रह गए। ऐसा लगा जैसे ये ग्रैंड एक्साई के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था। दरवाजे के बाहर अपने मेहमानों को मना करना ग्रैंड एक्साई की छवि को प्रभावित करेगा, लेकिन उनका नेता पहले ही जा चुका था और उन्होंने सीधे उसके आदेशों के खिलाफ जाने और अपने दम पर दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं की। वे बस वही स्तब्ध खड़े रहे। रथ के अंदर असाधारण रूप से सुंदर विशेषताओं वाला एक आदमी उदासीनता से शहर के दरवाजों को घूर रहा था। यह सुंदर आदमी ग्रैंड हा के प्रसिद्ध 3 सम्राटों में से एक शिवांश था। वह ग्रैंड हा के शाही राजकुमारों में से एक भी था। शिवांश के बगल में एक बुजुर्ग ने कहा, वो शायद ग्रैंड एक्साई का संरक्षण प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो अंदर छिपा हुआ है। ये बुजुर्ग आश्चर्यजनक रूप से हेवनली फेट पवेलियन का स्वामी नीरज था। एल्डर मास्टर के थप्पड़ के बाद वो राघव से निपटने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया था। उसने इस बार ग्रैंड एक्साई की यात्रा पर शिवांश के साथ जाने का फैसला किया था। उसका लक्ष्य राघव था। अगर राघव नहीं मरता तो वह चैन से नहीं बैठ पाएगा। इन दिनों वो हमेशा बेहद तनाव में रहता था, इस डर से कि राघव उसके किए का खुलासा कर देगा। राघव की तुलना में शांभवी घबराहट के लायक नहीं थी। उसका बड़ा रायजादा परिवार था और उसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा पर विचार करना पड़ता था, इसलिए वो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि राघव अलग था। ईस्टर्न वेस्टलैंड में उसके माता पिता गायब हो गए थे, उसका परिवार जा चुका था और वह जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था। ऐसे लोग सबसे भयानक थे। शिवांश ने फुसफुसाया, ये अप्रत्याशित है कि राघव वास्तव में ग्रैंड एक्साई में अपना आधिकारिक पद हासिल करने में कामयाब रहा। वो जानबूझकर हमारे लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। उसने हमारी चेतावनी के बावजूद मेरे ग्रैंड हा शाही परिवार के एक सदस्य को पहले ही मार डाला और अब वो हमें शहर के सामने रोककर अपमानित करने की भी हिम्मत करता है। यह आत्मघाती कमीना हजारों मौतों के लायक है।